हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। जनरल स्टडी नंबर 1 परिवार एवं इनलाइटन क्लासेस की तरफ से मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नए साल की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर कोई पुराने साल या बीता हुआ साल जो है, समय तो हर समय क्या होता है, नया ही आता है, हर पल ही नया है। तो वो समय जो है, जो बीत चुका है, उसमें क्या कमियां और खामियां रही हैं, उसको दूर करने के लिए नए जो आने वाला समय है उसमें यह हमको ध्यान में रखकर यह कार्य किया जाता है। तो हम जो पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब उसका ध्यान नहीं देकर नए ऊर्जा और नई लगन के साथ कुछ नया करने का एक लक्ष्य बनाते हैं। देखिए, लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। अगर आप करने के लिए तत्पर हैं, आपके पास कोई लक्ष्य है, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई लक्ष्य नहीं बनाते तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उसको टारगेट रहता है। ठीक है, जैसे कोई एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो एक क्लास में जाने के बाद उसका टारगेट रहता है कि हम 2 में जाएंगे, या फर्स्ट में है तो दूसरी सेकंड में जाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है कि हम पढ़ेंगे तभी जाएंगे। उसी तरह हमें कुछ कार्य करना होगा। तो कार्य करने के लिए आपके अंदर जज्बा और जोश और हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं, क्यों नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है, ये संभव है। यहाँ तक कि कार्य को हमारे यहाँ ऋषि मुनियों और विद्वानों की कमी नहीं रही भारतवर्ष में। तो ये तमन्ना रहती कि असंभव को भी संभव करना हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है और विविधता का देश रहा है भारत। तो हम एक नए ऊर्जा के साथ और लगन के साथ और नए नवोन्मेष, जिसमें ज़्यादातर जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटर करने के बाद अगर सही गाइड मिल जाए तो वो सही टारगेट मिल जाए तो उसका जो आगे की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे नौकरी के लिए ही क्यों ना हो, तो उसमें पढ़ने के लिए एक हमें पहले तो ये ध्यान रखना होगा, एक अच्छा पर्सन बनना है। पर्सनालिटी आपकी कैरेक्टर के साथ हमें चलना है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही आपका स्वाभिमान बनता है और कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस क्या है? आप कोई कार्य अच्छा करेंगे, आपकी सराहना होगी, आप आगे बढ़ेंगे। सराहना इसलिए नहीं होगी कि आप किसके लिए क्या किए हैं, आप एक अच्छे व्यक्तित्व में है इसके लिए है। ठीक है, न किसी का बुरा है न किसी का भला, अपना सही जो मार्गदर्शन है, जो पढ़ाई का है, उस टारगेट पर रहिए। और हर कोई सहयोग करता है, ये नहीं कि सर्विस में रहेंगे तभी हम सेवा करेंगे। 1 रुपया का जो कोई सामान खरीदता है, टैक्स उस पर लगता है। नमक भी खरीदे तो उस पर टैक्स देता है। हर व्यक्ति भी सेवा और सर्विस देता है। जैसा कि 1 जनवरी है, आज सौर दिवस भी है। सौर दिवस जो यह मानते थे कि ये हमारे लिए ही ये है कि हम ये अपनी शक्ति और बाहुबली और अपनी भुजाओं की शक्ति दिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अवसर ही नहीं दिया जाए तो किसी कार्य के लिए, तो आप उस पर प्रतिभागी नहीं बनेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो आपका आकलन कैसे हम कर सकते हैं। उसी तरह आप किसी का बगैर आकलन किए अब किसी को एक को अगर तेजस्वी और विद्वता दे दिए तो ये गलत होगा। तो इसीलिए कोरेगांव 1 जनवरी का सौर दिवस मनाया जाता है, भीमा कोरेगांव के लिए। तो आज सौर दिवस है, जहाँ पर दमनकारी कुछ शासक थे, तो उस पर हमारे वीर जवानों ने, इतिहासकारों ने कहा है कि 28,000 फौज थी पेशवाओं की, जिसमें 5,000 जो हमारे पूर्वज थे उनको धूल चटा दिया। ठीक है, धूल में मिला दिया है। क्या थी वो? एक ऊर्जा थी, एक अपने जंजीरों गुलामी से निकलने की वो लड़ाई थी, जंजीरों की लड़ाई। कई लोग कहते हैं कि ये लड़ाई अंग्रेज़ों की खुशामद थी। ये नहीं, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की लड़ाई थी।
गुलामी को तोड़ने की लड़ाई थी, समानता की लड़ाई थी, ठीक है। और ये समानता और भाईचारे की लड़ाई थी, क्योंकि इंसान को अगर नहीं समझता है तो वो एक साथ कभी भी उसकी विचारधारा और एक साथ वो नहीं रह सकता। तो उसको तोड़ने के लिए ये लड़ाई थी। ये लड़ाई आज भी जारी है। कुछ चंद लोग ये चाहते हैं कि हम ही सत्तासीन रहें। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि हमें एक मतलब एकात्मक सामंतवादी सोच है कि राजा के जैसे राज्य का विस्तार होता था, आज के समय कह दिया जाता है ये हिंदू राजा थे, मुस्लिम राजा थे। तो ऐसा नहीं, हर राजा अपना राज्य का विस्तार करता था और उस विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर लिया जाता था। अगर छोटा सा उदाहरण ले लिया जाए तो बाबर जब यहाँ आया, बाबर को किसने बुलाया? बाबर को किसने बुलाया? तो ये राणा सांगा और वहाँ पंजाब के लोधी वंश के थे एक शासक, वो और उनकी सत्ता थी इब्राहिम लोधी की दिल्ली में। तो उनको हटाने के लिए कि अगर आपसे बड़े हैं तो आप हटा नहीं सकते, तो बाबर को अफगान से बुलाया गया। तो बताइए, पहले तो आप बुलाएं, फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा सांगा के लड़के महाराणा प्रताप। ये कहा जाता है कि अकबर वो देशभक्त हैं, ये मुगल हैं। ये कैसे हुआ? पहले तो बुलाए थे आप, फिर उसके बाद राणा सांगा के बेटे जो थे महाराणा, और महाराणा के भी बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने पहले जैसे इस समय जैसे तनख्वाह होती है उस समय 10,000 सौर यानी 10,000 अश्व के बराबर उपाधि दिया जाए, और आप उससे समझौता भी कर लिए मुगलों। यानी कि हमेशा शोषण नीचे वालों के ही होता है, वो तो मिलकर सत्ता किए। आप देख लेंगे मुगलों के काल में जितने भी स्वर्ण जातियाँ हैं उनसे मिलकर ही सत्ता किए और कुछ भी नीचे के लिए नहीं किए, चाहे अंग्रेज हो चाहे हो। तो अंग्रेज़ों में क्या था, हमारे यहाँ आए और सुधार किए और सबको राइट दिए, तो इनको खलबलाहट थी और देश आज़ाद करने का जब तक इनको सहूलियत थी तो किए। अब सोचिए, आज के गवर्नमेंट के अगर कुछ बोल दिया जाए तो कहते हैं कि नहीं ये देशद्रोह है या कुछ है, ये खिलाफत कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। उस समय अंग्रेज़ के खिलाफ शासन और सत्ता के खिलाफ नारेबाजी और आंदोलन किया जाता है, और उन्हीं लोगों के लड़के और लड़कियां विदेशों में पढ़ भी रहे थे। आप सोचिए कि वो कितना सेकुलरिज्म था, उदारवादी था जो अंग्रेजी शासन था, जहां आप उन्हीं के खिलाफत कर रहे हैं, उन्हीं की यूनिवर्सिटियां में पढ़ रहे हैं। ऐसा आज की जो स्वतंत्र देश हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक मानते हैं, तो क्या वहाँ होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रियल टू डेमोक्रेटिक नहीं है, थ्योक्रेसी है, धर्म की राजनीति है, सामंतवादी व्यवस्था। सोच बदला नहीं है, सोच बदलने की ज़रूरत है, तो वो बदला नहीं है। उस समय के लोग वहाँ पढ़ते थे। तो रियल क्या है, एजुकेशन से अगर वंचित अगर कर दिया जाए और एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम सही और गलत की पहचान करेंगे नहीं। तो सही गलत पहचान इतिहास और भूगोल और राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के माध्यम से पता चलता है। तो उस देश और वहाँ की जो सांस्कृतिक है और विदेशों से क्या संबंध है, उसके आधार पर हमें पता चलता है। तो नया वर्ष है, सभी को अगर हम देखें तो एक नई ऊर्जा और प्रतिभा के साथ सर्व कल्याण की भावना लेकर भगवान बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, और आपका जो कष्ट है, संकट कोई दूर करने वाला एक या कोई चमत्कार नहीं हो, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। यानी अपना अगर जो कुछ कार्य है तो अपने स्वयं ठान कर ही उसको आप दूर कर सकते हैं, किसी के द्वारा दूर नहीं हो सकता। तो ये कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा होगा। हमेशा ज्ञान ही किसी भी बड़े से बड़े अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। तो ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एजुकेशन इज फर्स्ट, एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन क्या? नॉलेज इज पावर। शिक्षा ही शक्ति है, शिक्षा ही सबको समान करती है और सबको एक करती है। जो ये मसाल भगवान बुद्ध ने जलाई थी, वो आज के युवक को
आगे बढ़ाना है। शिक्षा रूपी मशाल जलाई थी, शिक्षा का प्रकाश। क्योंकि उन्हें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ वर्ल्ड इस समय कहा गया है। तो ये प्रकाशवान थे। क्यों थे? क्योंकि एजुकेशन क्या है, मोस्ट क्या है, ये बहुत मस्ट है और इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये इसकी एसेंशियल सहायता क्या होती है, आपको सतत कंटिन्यूटी होती है पढ़ने के लिए, इसलिए कहा गया है। तो एजुकेशन इज मोस्ट पावर वेपन विथ यू कैन यू एंड चेंज द वर्ल्ड। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहे थे। APJ अब्दुल कलाम प्रभावित हैं। अगर हम इतिहास की बात लें तो टीपू सुल्तान जो हैं, हैदर अली के बेटे जो, और वहाँ वो देखिए एक राजा थे, ऐसे राजा थे जो बाहरी सेनाओं से, राज्य का तो विस्तार से हर जगह होता है, लेकिन बाहर से अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए मराठा पेशवाओं और मराठा से और यहाँ निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम से जब अंग्रेज़ आए थे तो उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए कहें हम लोग एक ही हैं तो हम मिलकर इनसे लड़ते हैं। लेकिन देखिए उनकी बात नहीं माने, वो अंग्रेज़ों के साथ लेकर टीपू सुल्तान से चढ़ाई कर दिए, लेकिन मातृभूमि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और टीपू सुल्तान क्या थे, और अगर कहीं विदेश से कोई आता था तो वो कहें हमें धन जवाहरात ना लाएँ, लेकिन हम अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी लाएँ। वो क्या टेक्नोलॉजी का मतलब यही है, देखिए फर्स्ट जो वेपन उपयोग में हुआ था रॉकेट का, तो टीपू सुल्तान को उन्हीं से प्रभावित होकर APJ अब्दुल कलाम ने रॉकेट का, देखिए एक टीपू सुल्तान थे, दूसरे APJ अब्दुल कलाम थे। जो टेक्नोलॉजी थी उन्हीं के यहाँ से इनोवेटिव हुई थी। यानी कि नए ऊर्जा के साथ कुछ कार्य करने के लिए ठान लिया जाए। वो बचिया बीट हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ झुके नहीं टीपू सुल्तान जो थे। ठीक, तो उस समय का ऐतिहासिक दौर, आज का अगर हम अध्ययन कर एजुकेशन के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम कुछ नया दूरदृष्टा बदलाव कर सकते हैं। दूरदृष्टा बदलाव, नए सोच और नई उमंग के साथ कुछ आगे भी कार्य करने की क्या योजना परियोजना है आप कर सकते हैं। जैसे कि महान साइकोलॉजिस्ट जो स्विट्ज़रलैंड के जीन पियाजे, उन्होंने कहा कि एक नन्हा बालक एक वैज्ञानिक होता है। उसी तरह क्योंकि एक बालक जो है उसके अंदर नई नई सोचें, ये क्यों है, कैसे है, कहाँ है, वाई हु हाउ का सवाल करता है, कैसे, कौन, कहाँ, किस कारण है। वो कोई सामान ले लिया जाए उसको खोलता है, तो वो खोलता क्यों है, वो इनोवेटिव देखता है कि उसमें क्या है, इसमें कैसे हम देख सकते हैं। तो वो हमेशा उसका इनोवेशन होता है। आप अगर 10,000 का मोबाइल ले लिए, आप कहेंगे बच्चा इस पर डेस्कटॉप है, इसमें पानी में मत डालिए ख़राब हो जाएगा। आप उसको, ये बात उसके कान में चली गई, लेकिन आपका भी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि बोले उसको जब तक वो करके नहीं देखेगा वो नहीं। आप चले गए मार्केट में, मोबाइल छोड़ दिए, वो पानी में डाल देगा, पानी में डालकर जब ख़राब हो जाएगा वो देख लेगा। हाँ, तब कहें आप 10,000 का मोबाइल है, अब लड़का है भाई, मोबाइल आ सकती है, ठीक है। दूसरा कहे मोबाइल ख़राब कर दिया, वो इन्वेशन करके देखता है, ठीक है। क्यों करता है भाई? ये पहले मोबाइल तो पानी में गिरी होगी, उसके पहले भी वो पता चला होगा, इसीलिए इसको पानी में नहीं डालते। वो पहले ऐसे कार्यशैली नहीं बनती है, वो कार्य जो शैली जो है हमें जो सीखा जाता है वो उसका इनोवेशन होता है कि ये मोबाइल पानी में जाने से ख़राब होती है, इसीलिए कहते हैं वाटर प्रूफ है। देखो इसमें पानी, ये वॉच है, इसमें घड़ी में पानी नहीं जाता है। तो क्यों? उस पर इनोवेशन हुआ था। वो बच्चा इनोवेशन किया, जो 10,000 का आपका ख़राब हुआ हो, 10 लाख का इनोवेशन हुआ होगा कि पानी जाता है कि नहीं, ख़राब होगा। जब शुरू में जब ये रिसर्च हुआ होता तो वो बच्चा इनोवेटर है, यानी वैज्ञानिक है। क्योंकि आज का जो फ्यूचर है, यंग चाइल्ड ब्राइट फ्यूचर है किसी देश का। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि किसी भी देश के बच्चे का किसी भी देश का भविष्य उसके वहाँ के पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों के हाथों में है, यानी स्कूलों में पलते हैं। जो सपना दिखता है तो यानी जहाँ एजुकेशन है वहाँ पर है। तो एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एजुकेशन से आपकी तर्कणा शक्ति और लॉजिकल और फिर क्या है, देखने में कौन किस प्रकार है, कैसे है और कारण क्या है, क्यों घटना हुआ, उस पर आप लॉजिक कर सकते हैं। यानी कि बगैर उसको देखे सुने जाने उसको मानेंगे नहीं। तो यानी ये क्या, एक वैज्ञानिक चिंतन है। वैज्ञानिक चिंतन ही आपको आगे बढ़ाता है और आपके समाज को डेवलप करता है। आज इंडिया
इंडिया में दूसरे नंबर की जनसंख्या है। चाइना के बाद देखें तो पहले भी आ सकता है। चाइना की तो प्लानिंग है कम करने की, लेकिन यहाँ नहीं। तो वो क्या है, एजुकेशन के बल पर ही चाइना डेवलप है। हर जगह इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था उसके पूरे ऑल वर्ल्ड में प्रथम की आज के युग में है। आज के ज़माने में 2022 में पहला स्थान है, जो टक्कर दे अमेरिका और बाकी सब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से। तो वो जनसंख्या को कुशल बनाने के लिए हमारे यहाँ कम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बटे हुए हैं, बांटे गए हैं। अगर यही एक हो जाए, अगर लकड़ियाँ एक है तो कोई तोड़ सकता है, अगर इकट्ठा कर दिया जाए, एक कहावत है, तो उससे तोड़ नहीं। तो उसी तरह सबको मौका और चांस नहीं दिया, और उसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स को यूज नहीं किया गया, स्किल में डेवलप नहीं किया गया। नहीं तो हम कई गुना किसी से भी आगे होते हैं। भाई आगे क्यों होंगे, हम अपना विकास करेंगे, हम खुद आगे हो जाएंगे, किसी से आगे क्यों, हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो वंचित रखा गया कुछ चंद, जैसा कि रिपोर्ट आई है आर्थिक स्थिति विश्व आकलन का, तो 20% लोगों के पास 90% धन रखा हुआ है। आप सोच लीजिए कि कितनी असमानता इसी से है। तो यानी वंचित रखा गया तभी ऐसा है। तो वो वंचित क्या है, वो एजुकेशन से। बिल्डिंग, सड़कें और बाकी जितनी भी संस्थान हम बनाते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी ना के बराबर होती, नगद के बराबर होती। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ये विचार आ जाता है कि हम इनको ये करेंगे, सौर सत्ता की यही लालसा होती है, हम ही हैं एकाधिकारी, मोनिपोली, सामंतवादी सोच जाती है कि अगर बराबर का अगर नहीं बांटते हैं किसी कार्य को, तो हम नहीं, आप डेवलप नहीं करते। अगर इस माइंड है आपका, एक खोपड़ी है, इसमें अगर आँख कान नाक है, अगर इसमें बराबर का अगर आप सबका महत्व नहीं रखते हैं, तो आपका ये स्वस्थ नहीं रहता। जितना बहुत आँख का उतना ही कान का है, नाक का है, मुंह का। अगर फिजिकली लिया जाए बॉडी को ही, तो सबका अलग अलग शरीर की विशिष्टता और महत्व है, और ये महत्व दिया नहीं गया। अपने को अधिक दिया गया और दूसरों को तुच्छ माना गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये तो जंगली लोग हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा संरक्षण और शिष्ट आज में, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। आप अपने से अधिक कहीं से लाते हैं। भाई अमेरिका से कौन महंगा कौन पहनता है? हमारे यहाँ अपने ही देश का बना और खाना पीना जितना भी है वो सब स्वयं से होता है। यहाँ तक कि औपचारिक दवाएं भी थी, हमारे यहाँ औषधियाँ थी। आप आधा दूर जंगलों को काट लिए, उससे जो हमारी परंपरा कल्चर क्या है, हमारी परंपरा कल्चर करोड़ों वर्ष पुरानी है। हम लोगों के यहाँ की जनजाति सभ्यता क्या, मूल जो यहाँ के निवासी हैं वो क्या है, वो संरक्षण वनस्पतियों की भी करते हैं, उसे कंदमूल भी, उसे दवा भी, औषधि भी, और सब मतलब आत्मनिर्भर है, और जितने की ज़रूरत उतना रखते हैं। ये नहीं हम 20% है तो हम 10% रख लें और हम ही सत्तासीन हो जाएं, ये वाली बात नहीं। आपको सीखना चाहिए। विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत का विकास का आपका लक्ष्य रहता है। सतत कहाँ है? एक के पास तो 90 है, एक के पास एक भी नहीं है। तो ये सब असमानता को दूर करता है एक ही, सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन आपको अपने राइट के लिए खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है, पावर देता है। एजुकेशन ही अनइक्वलिटी को दूर करेगा। एजुकेशन ही अपने हक और अधिकारों और तानाशाही हुकूमतों को दूर करने के लिए इकट्ठा और संगठन बनाएगा। और एजुकेशन ही एक मिलकर और किसी देश का भविष्य भी बनाएगा। रसिया के पहले जो राष्ट्रपति थे लेनिन, तो वो जब वहाँ का रूस की क्रांति के बाद जब लेनिन बने हैं वहाँ के जब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, तो वो बोले कि पहला काम, जब वहाँ का पूछा गया पत्रकारों को पहला कार्य क्या करेंगे, तो वो बोले कि हम एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे। और एजुकेशन सिस्टम में तीनों एजुकेशन, और पेरेंट्स का भी एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं वो, और संस्था, तीनों। यानी पहले अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे तो वो जानेंगे बच्चों को कैसे, तीनों एजुकेशन को वो उन्होंने सही किया। और एजुकेशन अगर कहीं की सही की जाती है तो वहाँ का
अगर ज्ञान आ गया तो पहला तो ये कि आपका सामाजिक जो दंगा फसाद तना ये आता तो आपको कोई भड़का नहीं सकता। तो ये एक शांति ये खुद है। जो आतंकवादी टेररिस्ट की बात होती है तो आतंकवाद बाहर ही नहीं दूसरे देश, भाई बाहर कौन हो, वही है, समाज से ही निकल कर बाहर होते हैं। तो बाहर से ज़्यादा किसी देश के अंदर होता है और देश के अंदर से ही बाहर जाते हैं। और सीमाओं पर जो खर्च होता है, जितनी सेनाओं पर, अगर हर देश की सेनाओं पर जितना खर्च होता है, अगर हर देश को मिलाकर टेक्नोलॉजी का अगर एजुकेशन पर किया जाए तो ब्रह्मांड में कई इनोवेशन हो सकता है। अगर उस सेनाओं के खर्च को जोड़ लिया जाए, करोड़ों अरबों खरबों खर्च होता है टेक्नोलॉजी में, तो वो खर्च किसके लिए होता है? हर कोई पूछता है तो सबसे खतरनाक जीव प्राणी कौन है, तो कोई कहता है कि अमेजन बेसिड का एनाकोंडा, तो कोई कहता है कि व्हेल, शार्क। तो हम कहते हैं ये कुछ नहीं है खतरा। कोई कहता है कि दूर से आता हुआ उनका पिंड या कोई टकरा जाए, कोई अलग ग्रह का आया हुआ टुकड़ा या खंडपिंड जो जिससे तहस न, भूकंप या ज्वाला, इससे भी खतरा नहीं। सबसे खतरा क्या है? मानव से, ठीक है। मानव ही सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी खतरा यही रहता है। शेर न बाघ से मानव होता है, क्योंकि उस कब क्या करेगा अगर वो कुछ नहीं पता। क्योंकि एजुकेशन ही उसको इस भ्रम से और इस हर जगह से उसकी जो भ्रांतियाँ उसको दूर करती है। एजुकेशन सही ये रही, पढ़ लिख लिए और डिग्रियां मिल गई हमें, एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड द राइट द डिग्री। तो ये डिग्री क्या है? आप डिग्रियों से नहीं तुलना, आप व्यवहारिक पढ़ने के बाद व्यवहारिक सामाजिक लक्ष्य में आप क्या करेंगे, आपका क्या योगदान रहेगा, उससे कैसे समायोजित होते हैं, कि क्या आत्मसात करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, क्या देते हैं, वो सब लेकर चले गए, तब जाकर एजुकेशन आपका उसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज के युग में टेररिस्ट, आप अगर आतंकवाद को ले लिया जाए तो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे और वैज्ञानिक उसमें हैं। क्योंकि वो विचारधारा सामाजिक सर्व कल्याण की रही, वो भी सर्वसत्ता यानी वही एकाधिकारी रहे, ये बात करते हैं। तो एजुकेशन है 2022 में हम लोग एजुकेशन पर ही टारगेट बनाकर, एजुकेशन एक ऐसा ही शिक्षा ऐसा ही मशाल है जो इसको आप जलाकर किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। और ये मशाल जलनी चाहिए। और ये समय समय पर संत महापुरुषों और विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि एजुकेशन अगर ज्ञान नहीं होगा तो मानव का नरसंहार हो सकता है, ठीक है। कोई दूसरा ग्रह नहीं आएगा, इस पर टकराएगा नहीं। ये यहाँ के सबसे बड़ा ग्रहण लगाने वाले मानव ही हैं, ठीक है। तो एजुकेशन आपको क्या नॉलेजफुल बनाता है, हेल्पफुल बनाता है और राइट देता है। तो इसलिए आप 2022 में ये टारगेट करिए कि आप हमारे पास एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, एक एम्स है, उसको हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।